ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फल, फ्रूट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रूट की अगर हम बात करें तो ये जो फल जो बनता है ना, वो अंडाशय से बनता है। किससे बनता है? यानी आप ये बोल सकते हो कि परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। समझ में आ गई बात? परिपक्व है, परिपक्व है अंडाशय फल कहलाता है। ठीक है, जब अंडाशय पूरी तरह से पक जाता है तो वो फल में बदल जाता है। अब वो पूरी तरह कब परिपक्व होगा, कब हो सकता है? जब उसमें बीज बन जाएगा, जब उसके अंदर बीज बन जाएगा। जब उसमें बीज बन जाता है तो अंडा से वो परिपक्व हो जाएगा और अंडा से फल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये टूट के जड़ के नीचे गिर जाते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। जिसका काम था उसने काम कर लिया, उमंग और जायंग का काम हो चुका है। अच्छा, अब हम बोलते हैं कि फल तो है, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। अब आपने बहुत सारे फल खाए हैं और जानते भी हैं, फलों के नाम भी बहुत सारे याद हैं। ठीक है, लेकिन फल के ऊपर आप किसी भी फल को देख लो, उसके ऊपर इसकी भित्ति जरूर पाई जाती है, जिसको आप छिलका कहते हो। किसी में हार्ड होता है, किसी में सॉफ्ट होता है, किसी में छिलका खाया जा सकता है, किसी में छिलका खाया नहीं जा सकता। जैसे आप सेब खाते हो तो छिलके समेत खा लेते हो इसको, लेकिन आप केला खाते हो तो छिलका उतार देते हो। या फिर नारियल खाते हो ना आप, तो इसकी फल भित्ति को आप अलग रखते हो, नहीं तो खाना ही इम्पॉसिबल हो जाए ना। तो अंडाशय की भित्ति ही फल भित्ति कहलाती है। यानी अंडाशय की जो भित्ति है वो क्या कहलाएगी? फल भित्ति कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रखा है अनिषेक फल, यह अनिषेक फलन और अनिषेक फल। तो फल कैसे बनेगा भाई? निषेचन के बाद ही फल बन सकता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो सकता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है, और ऐसे बनने वाले फलों को अनिषेक फल कहते हैं। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले फलों को अनिषेक फल कहते हैं। जैसे केला है, अंगूर है, उनमें हार्मोन छिड़कते हैं और बिना निषेचन के उनको परिपक्व कर देते हैं, वेट नहीं करते। तो इस चीज को हम कहेंगे अनिषेक फलन। क्या कहेंगे? अनिषेक फलन। अब यहाँ पर बात आ गई कि अंडाशय की भित्ति जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है? फल भित्ति में चेंज हो जाती है। ठीक है, फल भित्ति की अगर हम बात करें तो फल भित्ति 3 प्रकार की हो सकती है प्लांट में, उसमें फल में बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। तो आप यहाँ पे देखो, ये मध्य फल भित्ति नारियल में तो, और अंत फल भित्ति। ठीक है, ये मध्य है, ये अंत है। लेकिन आम में देखो आप, बाह्य, मध्य और बीज के ऊपर रहती है जो एक लेयर सी रहती है, पतली सी गुठली देखी ना आम की, उसके ऊपर एक लेयर और रहती है, हल्की हल्की सी रहती है ना, और बाहर का छिलका, फिर उसके गुदेदार स्ट्रक्चर। तो 3 प्रकार की फल भित्ति हो गई। किसी फ्रूट में केवल एक फल भित्ति होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3। ठीक है, ऐसे फलों को ड्रुप फल कहा जाता है, जिसमें थोड़ा सा गुद्देदार खाने के लिए मिल जाए। तो आपको नारियल में भी गुद्देदार संरचना मिलती है खाने के लिए, ऐसे फलों को ड्रुप फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं
कि सत्य फल कौन सा है और असत्य फल कौन सा है। अभी आप बोलोगे सर ये कैसी बात हो गई, आज तक हमने क्या झूठे फल खाए हैं क्या? आज तक आपने सत्य फल नहीं खाए, असत्य फल खाए। सत्य फल बड़ा नहीं होता, बड़ा फल तो मेहनत का होता है बच्चों। मेहनत किया करो, परिश्रम किया करो, आपको फल बड़ा ही मिलेगा, है ना। मार्केट में किसी ठेले पे थोड़ी मिलेगा आपको परिश्रम का फल। क्लियर? सत्य फल कौन सा है? सत्य फल है ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हैं, उनको सत्य फल कहा जाता है। किसे? जो केवल अंडाशय से बनते हैं। जैसे आप इसी का उदाहरण ले लो, अंडाशय से बनते हैं सत्य फल। लेकिन ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा बाह्य दलपुंज से बन रहे हैं, पुष्पासन से बन रहे हैं, मतलब अंडाशय से न बनकर किसी और चीज से बन रहे हैं, तो उनको असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब, सेब खाते हो ना आप, यह असत्य फल है, ये पुष्पासन से बनता है। किससे बनता है? तो सत्य और असत्य फल कुछ इस प्रकार से। बाकी ये नहीं कि सर इनमें मिठास का कोई अंतर होता है क्या, कि सत्य फल जो है वो ज्यादा मीठा लगेगा, असत्य फल में थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बनने की इनकी ओरिजिन ऑफ फ्रूट, ये बने कहां से है? तो जो अंडाशय से बन रहा है वो सत्य, इसके अलावा किसी अन्य भाग से बन रहा है तो असत्य फल। तो मेरे ख्याल से फल वाली बात कंप्लीट हो गई, कॉमन सी बातें थी, ज्यादा सत्य फल बता तो दिया, जैसे यही दे दिया मैंने। ठीक है, सत्य फल हो गया। ठीक है, अगर क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक, ये देखो अब हम बात करते हैं बीज की। किसकी? आवर्त बीजी जो पादप है, कौन से पादप भाई? आवर्त बीजी पादप, या फिर आप ऐसे कह दो कि ऐसे पादप जिनमें फ्लावर लगते हैं वो भी आवर्त बीजी है। आवर्त बीजी पादप में लैंगिक जनन का प्रमुख स्थल कौन सा है? पुष्प। कौन सा है? अगर मैं ये पूछ लूं आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? लैंगिक जनन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? उससे लास्ट में क्या बन गया? बीज। क्या बन गया? बीज। क्लियर? एक बीज की अगर हम बात करें तो कॉमन सी चीजें होती है उसमें। बीज के अंदर बीजावरण होता है। क्या होता है? बीजावरण होता है। ठीक है। इसके अलावा उसके बीज पत्र होते हैं और भ्रूणीय अक्ष होता है। बीज के अंदर आप एम्ब्रियो भी देख सकते हो। ये जो बात चल रही है द्विबीजपत्री बीज की संरचना की है। किसकी है? तो जैसे चने को आप भिगो दो और सुबह उसको, जैसे उसको 6 से 8 घंटे तक आपने भिगो दिया और सुबह लेके उसको ऐसे देखो, उसको आराम से आप खींचोगे तो उसका छिलका अलग हो जाएगा ना। ये तो हो गया उसका बीजावरण। क्या हो गया? आप उसको ऐसे तोड़ दो, 2 दाल अलग अलग हो जाएंगी। ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, ऐसे कॉमन सा तोड़ना। ठीक है, कॉमन सा तोड़ना है। या फिर इसको 2 दाल उसकी तोड़ के देखो, उसकी 2 दाल ऐसे जब टूट जाएंगी तो उनके बीच में आपको एक छोटी सी स्ट्रक्चर और नजर आएगी, गौर से देखोगे तो नीचे, और यहाँ पे छोटी सा नोक सा भी दिखेगा आपको। ऐसे छोटी सी स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है वो उसका एम्ब्रियो है, भ्रूण है।
क्या है, वो इसके अंदर जीवित है अभी तक। ठीक है, क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझो, ये सारी चीजें आपको बाद में समझ में आ जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये बिजांड की है। किसकी स्ट्रक्चर है? ऐसे बिजांड अंडाशय में एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। इनके अंडाशय में व्यवस्थित होने के क्रम को आप कहते हो बीजांडन्यास। क्या कहते हो? क्लियर। ये हमने कल पढ़ा था, भित्तीय, स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय, आधारीय और एक और रह गया, नहीं दवजे नहीं है, सीमांत। कौन सा रह गया? ठीक है, तो बीजांड इस प्रकार का दिखता है। अब बीजांड में आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये दो दिखा रखे हैं ना ऐसे लेयर सी, इनको आप अध्यावरण कहते हो। क्या कहोगे? अध्यावरण। ये जो है ना, ये लाइन दिखा रखी है नीचे से, इसको आप बीजांड द्वार कहोगे। क्या कहोगे? और ये जो लाइन है इसको आप निभाग कहोगे। ये जो लाइन है इसको आप बीजांड वरंत कहोगे। और नीचे जिस पे स्थित होता है उसको बीजांड आसन कहते हैं हम। क्या कहते हैं? क्लियर। और ये यहाँ पे एक नोक सी निकली रहती है, इसको निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये निभाग, ये रहा, ये निभाग उसमें निकला रहता है। ये जो अंदर की बात करें तो ये जो अंदर जो होता है इसको कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं? और ये जो है इसको बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? इसमें ये ऊपर की जो 3 सेल दिख रही है, इन 3 सेल को हम कहते हैं प्रतिमुखी। क्या कहते हैं? ये बीच की जो सेल है ये 2 केंद्रकों से मिलकर बनी है और इसको हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्लियर। ये नीचे की जो 3 सेल है इसमें ये जो बीच वाली सेल है इसको आप कहोगे अंड कोशिका। क्या कहोगे? और ये दो सेल हैं इनको आप कहोगे सहायक कोशिका। समझ में आ गई बात? क्लियर। सहायक कोशिका। अब होता क्या है, दिख रहा है आपको? ठीक है। होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है, अच्छा सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है ये देखो मैं रेड कलर से बना रहा हूं आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये जो स्ट्रक्चर है ये अंडाशय में होती है भाई। किस में होती है? अब यहाँ पे आ गया परागकण। क्या आ गया? अब ये परागकण एक परागनलिका बनाएगा। ये परागनलिका होती इधर प्रवेश करेगी। समझ में आ गई बात? अब ये परागनलिका जब आती है तो इसकी फिजियोलॉजी हम बाद में जानेंगे, हायर क्लास में आप इसकी स्टडी करोगे। परागनलिका के अंदर 2 नरिग्मक होते हैं और परागनलिका जो है वो कहां से निकल के आई है?
परागकण से, और परागकण किसका भाग है? परागकोश का, और परागकोश को हम पुष्प का नर जननांग कहेंगे। तो नर वाली चीज आ रही है, मादा वाली चीज यहाँ पर है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? निषेचन। और क्या बन जाएगा? बीज। क्या बनेगा? तो आप बोल रहे हो यहाँ पे 2 नर युग्मक आ रहे हैं सर, इनका क्या काम? एक ही काफी है, नर युग्मक तो एक ही काफी है, ये 2 नर युग्मक का क्या काम यहाँ पे? तो देखो बच्चों, ये ऊपर की जो 3 सेल हैं, जिसको आप क्या कह रहे हो, ये नष्ट हो जाती है, इनका कोई काम नहीं रहता। और ये जो सहायक कोशिका ये भी नष्ट हो जाती हैं। अब बच गई क्या क्या? क्या क्या बच गई? एक तो बच गया द्वितीयक केंद्रक, और एक बच गई अंड कोशिका। समझ में आ गई बात? अब एक नर युग्मक तो इससे जुड़ जाएगा और एक नर युग्मक इससे जुड़ जाएगा, यानी इसके 2 नर युग्मक हैं। एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से और एक द्वितीयक केंद्रक से। समझ में आ गई बात? मैंने आपको पहले ही बताया, जो द्वितीयक केंद्रक होता है उसके अंदर ऑलरेडी 2 नर युग्मक होते हैं, वो सॉरी ऑलरेडी 2 केंद्रक होते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी क्या रहते हैं? 2 केंद्रक रहते हैं, और एक और चला गया। कितने हो गए? कितने हो गए? तो यहां पर तो 3n स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि पहले से n था, एक और n था, एक आप यहां से चला गया, तो टोटल कितने हो गए? और अंड कोशिका के पास एक ही कोशिका होती है, और एक और चली गई, क्या बन गया? समझ में आई बात? अब ये अंड कोशिका प्लस एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक प्लस एक नर युग्मक, इससे तो बड़ा जाइगोट, और आगे जाके बड़ा भ्रूण। क्या बन गया? और इससे बड़ा भ्रूण पोष। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, भ्रूण कोष अलग होता है, भ्रूण पोष अलग होता है। भ्रूण कोष एक चेंबर है, एक कक्ष है, जबकि भ्रूण पोष एक उत्तक है। और ये भ्रूण पोष क्या करेगा? ये भ्रूण पोष विकसित होते हुए भ्रूण को क्या प्रदान करेगा? पोषण प्रदान करेगा। इसके पास पोषण है, और ये सारा पोषण इसको देने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब यहाँ पे निषेचन कितनी बार हुआ? 2 बार। तो यहां पर हम कहेंगे द्विनिषेचन की प्रक्रिया हुई। कौन सी निषेचन की? द्विनिषेचन की। क्लियर? और यहाँ पे इसको पोषण देना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? अब देखो, द्विबीजपत्री बीज की संरचना, बीजांड जो होता है वो किस में बदल जाता है? बीज में। अध्यावरण जो होते हैं वो बीज के आवरण बना लेंगे। बीज के आवरण 2 होते हैं, और किसी में एक हो सकता है। तो 2 होते हैं, जो बाहरी आवरण को टेस्टा और भीतरी आवरण को टेगमन है। ये थोड़ा सा टेगमन, भीतरी आवरण को क्या कहेंगे? टेगमन कहेंगे। ठीक है? और ये जो बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार यहां दिखा रखा है। भ्रूणीय एक्स, जब आप बीज को खोल के देखते हो तो बीच में भ्रूणीय एक्स दिखता है आपको, यहां पे बताया था आपको। बीज पत्र, ये 2 बीज पत्र हो गए, 2 पालियां हो गई। क्या हो गए? 2 बीज पत्र हो गए। भ्रूणपोष मैंने आपको समझा दिया, भ्रूणपोष क्या होता है, क्या काम करेगा ये? भ्रूण को पोषण देना। अब कुछ बीज जो होते हैं भ्रूणपोषी और कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष सारा खत्म हो जाए, यानी सारा भ्रूणपोष किसको दे दिया जाए? भ्रूण को, कुछ नहीं बचे, उनको अभ्रूणपोषी बीज कहेंगे। और जिनमें शेष रह जाए उनको भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। बात क्लियर? समझ में आई? एकदम क्लियर? अब आपको एक बीजपत्री की जो संरचना, द्विबीजपत्री की जो संरचना है ना आपके बुक में, किताब खोलो और इसको पढ़ो। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सामने देखिए, साइलेंट। अगला हमारा जो टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट
सीड। द्विबीजपत्री को आप डाइकोट कहते हो और एक बीजपत्री को आप मोनोकोट कहते हो। याद रख लेना ये बात भी, कुछ बातें तो आप याद रखो इंग्लिश में, ठीक है। एक बीजपत्री जो पादप है, एक बीजपत्री जो पादप है, उनके अंदर एक ही बीजपत्र पाया जाता है, दो बीजपत्र नहीं होते। जैसे आप एग्जाम्पल दो किसका, जैसे किसी बीज का एग्जाम्पल दो, किस कौन सा है, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, इनमें आपको दो बीजपत्र नहीं मिलेंगे, इनमें आपको दो बीजपत्र नहीं मिलेंगे, एक ही बीजपत्र होता है। समझ में आ गई बात। लेकिन चना है, मटर है, मूंग है, मोठ है, इनके अंदर आपको दो बीजपत्र मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो यहां पर एक बीजपत्री बीज की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड को दिखा रखा है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, एकदम पूरा पूरा वैसा नहीं समझा जाएगा। जैसे आपको डाइकोट प्लांट के सीड को समझा तो उसमें तो प्रॉपर पहचान रहती है, इसमें थोड़ा समझने की ज्यादा आवश्यकता है। यहां पर ये बीजावरण है भाई, ये क्या है? एक बीजपत्री बीज में जो बीज होते हैं साधारणतः भ्रूणपोषी ही होते हैं, अभ्रूणपोषी नहीं होते। कैसे होते हैं? यानी उनके पास भ्रूणपोष रहता है। जब बीज बन के तैयार हो जाता है तब भी उनके पास क्या पड़ा रहता है साथ में? भ्रूणपोष। वो पूरा खर्च नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ में अभ्रूणपोषी भी हो सकते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा ऑर्किड का। ऑर्किड के अंदर बीजावरण जो होता है ये बीज के ऊपर पाया जाएगा और बीज के अंदर भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण होता है। तो ये बीजावरण जो है ये बीज के ऊपर प्रेजेंट है और फल भित्ति से संलग्न रहता है। मतलब बाहर किससे जुड़ा रहेगा? फल भित्ति से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? ये भ्रूणपोष दिखा रखा है इसमें, और ये एल्यूरोन सतह है, ये भ्रूणपोष। इस एल्यूरोन सतह के जरिए ये नीचे की जो सिस्टम है ये भ्रूण है नीचे वाला, इस एल्यूरोन सतह द्वारा भ्रूण से अलग रहता है ऐसे थोड़ा सा। समझ में आ गई बात? ये टेढ़ा है, तिरछा है, ये समझ में आ रही है बात? ये भ्रूणपोष उसके ऊपर, नीचे है भ्रूण, और एल्यूरोन सतह इसको अलग करके रखती है ऐसे अलग अलग। और जब इसका कट सेक्शन देखते हैं तो ये भ्रूण है, ये भ्रूणी एक्स हो गया। भ्रूणी एक्स में ही भ्रूण मिलेगा आपको। एक्स यानी एक्सिस, मेन एक्सिस कहाँ है? एक्स हो गए। इसके ऊपर की तरफ पार्श्वों में, ऊपर की तरफ पार्श्वों में स्ट्रक्चर रहती है ये, और इनमें एक बीजपत्र जो होता है वो भी भ्रूणीय एक्स के ऊपर की तरफ पार्श्वों में होता है। यानी ऊपर जाओ थोड़ा सा साइड में, जैसे मान लो मैंने ऐसे अपना हाथ कर दिया, ऊपर गया और पार्श्वों में ले गया, इस प्रकार से पार्श्वों में होता है। क्या? एक बीजपत्र भी। कौन? इनके एक बीजपत्र को स्कूटेलम कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? यह आपके लिए नई बात है। इनके एक बीजपत्र को क्या कहा जाता है? स्कूटेलम। और आप इसके नीचे की साइड में आओगे तो ये भ्रूणी एक्स है। इस भ्रूणी एक्स में ये प्रांकुर है, ये मूलांकुर है। प्रांकुर से आप जानते हो लीफ बनेगी, और मूलांकुर से आप जानते हो रूट बनेगी। क्या बनेगी? लेकिन ये जो प्रांकुर है ये प्रांकुर चोल द्वारा ढका रहता है, ये मूलांकुर है, मूलांकुर चोल द्वारा ढका रहता है। जब मूलांकुर विकसित हो जाता है तो मूलांकुर चोल को तोड़ता है और बाहर निकल जाता है, और जब प्रांकुर विकसित होता है तो प्रांकुर चोल को तोड़ता है और बाहर निकल जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जो है वो भ्रूणीय एक्स से भ्रूण को बता रहे हैं कि भाई प्रांकुर ऊपर की तरफ होता है और मूलांकुर
नीचे की तरफ होता है। तो इस प्रकार से आप जब एक बीज को उगते हुए देखते हो, एक बीज को उगते हुए देखते हो, तो ऊपर की तरफ उसमें पत्तियां निकली हुई रहती है और नीचे की तरफ जड़ रहती है, और वो बीज उसके साथ में चिपका रहता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर देते हैं। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें एक ही बीजपत्र होता है, पहली बात तो। ठीक है, ये ज्यादातर भ्रूणपोषी ही होते हैं। भ्रूणपोषी का मैंने बताया कि जिन बीजों में भ्रूणपोष शेष रहता है वो भ्रूणपोषी, और जिनमें नहीं रहता है वो अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। तो ज्यादातर ये भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अभ्रूणपोषी है, जैसे ऑर्किड, क्लियर। ये इसमें बीजावरण है, बीजावरण जो होता है अध्यावरण से ही बनता है, और ये इस बीज को ढककर रखता है। बीज के अंदर की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर भ्रूणपोष है, और ये जो भ्रूणपोष होता है इस भ्रूण से एल्यूरोन सतह द्वारा अलग रहता है। किसके द्वारा अलग रहता है? एल्यूरोन सतह द्वारा अलग रहता है। यहाँ पर जो बीजपत्र है वो ऊपर की तरफ पार्श्व में स्थित होता है, और उसको क्या कहा जाता है? स्कूटेलम। क्या कहा जाता है? स्कूटेलम कहा जाता है उसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? इस भ्रूणी अक्ष में हम देखते हैं जो परांकुर है वो ऊपर की तरफ रहता है और मूलांकुर नीचे की तरफ। परांकुर से प्ररोह विकसित होता है और मूलांकुर से मूल विकसित होती है। परांकुर जो होता है वो किससे ढका रहता है? परांकुर चोल से। किससे ढका रहता है? और मूलांकुर किससे ढका रहता है? जब बीज में से परांकुर बाहर निकलता है तो परांकुर चोल को तोड़ के बाहर निकल जाता है, और जब मूलांकुर से मूल बाहर निकलती है तो मूलांकुर चोल को तोड़ के निकल जाती है। और इस प्रकार से कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसकी लगभग बातें कंप्लीट हो गई। जस्ट एक टॉपिक और रहेगा, वो आपको मैं कॉमन सा बता दूंगा। ठीक है।